Hi. So class, we are going to start chapter 2 microorganisms. NCERT में chapter 2 है. If you are following some other book, it might be another chapter. But this is a very interesting chapter. ठीक है? And it's about microorganisms. आपको पता है microorganisms क्या होते हैं? ठीक है? Microorganisms friends और foe. Friends मतलब दोस्त, foe मतलब दुश्मन. दोस्त या दुश्मन दोनों टाइप के होते हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग्स के फ्रेंड्स भी होते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत यूजेस में भी आते हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनिमीज भी होते हैं, फो भी होते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है कोविड-19, इट्स अ फो, एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्योंकि इट इज कॉजिंग डिजीजेस. ठीक है. एंड व्हाई आर दे कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Micro means very small. Micro means 10 to the power minus 6. Micrometer is 10 to the power minus 6 meter. Microsecond is 10 to the power minus 6 seconds. ठीक है. ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है किसी भी चीज में. लेंथ में बोलो, टाइम में बोलो. माइक्रोग्राम भी होता है, मास का यूनिट होता है, बहुत ही छोटा यूनिट होता है. ठीक है. सो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ के हिसाब से बता रहा हूँ. माइक्रोमीटर 1 mm. यू नो व्हाट इज 1 मिलीमीटर? ठीक है. स्केल में दिखता है 1 मिलीमीटर गैप कितना सा होता है. उस 1 मिलीमीटर के गैप में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं. अब आप सोच रहे हो कितना कितना छोटा यूनिट है. ठीक है. आपका हेयर, बाल का जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 60 to 80 माइक्रोन के बीच में होता है उसका डायमीटर. आप सोच रहे हो मतलब बाल कितना पतला होता है. ठीक है. एंड उसका डायमीटर इज अराउंड 60 to 80 माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रॉन्स. सो माइक्रो मीन्स बहुत छोटा. मैक्रो मीन्स MACRO मीन्स बहुत बड़ा. ठीक है. सो विल बी स्टडीइंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. So first is microorganisms are also called microbes. ठीक है. microbes. ठीक है. MICROBES. Now there are 5 types of microorganisms. Broad classification है ये. So what are they? First is bacteria. देखो बैक्टीरिया ऐसे होता है. ठीक है. एक बॉडी होता है, थोड़ा मूवमेंट के लिए सीलिया होता है. ये जो पीछे देख रहे हो फ्लैजेला होता है. सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा ना, फ्लैजेला से मूव करता है सेल. स्पर्म सेल्स के पास फ्लैजेला था. ठीक है. सीलिया से भी मूव करता है. सो दीज आर बैक्टीरिया. ठीक है. ऐसे दिखते हैं बैक्टीरिया. नेक्स्ट है अमीबा. अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, शेपलेस होता है. जो चाहे जैसा चाहे शेप ले सकते हैं. सो दिस इज अमीबा. दिस कम्स अंडर प्रोटोजोआ. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ. ठीक है. प्रोटोजोआ में यूजुअली पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, बहुत सारे डिफरेंट ये दीज आर क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल एनिमल्स में जो मोस्टली हम लोग देखते हैं डॉग्स, कैट्स, काउस, दीज आर ऑल मैमल्स. ठीक है. मैमल्स मतलब जिनके बच्चे दूध पे जिंदा रहते हैं. ठीक है. देयर ऑफस्प्रिंग्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, तो उनको मैमल्स बोलते हैं. वैसे रेप्टाइल्स होते हैं. रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, हाउस लिजर्ड, छिपकली वगैरह. ठीक है. ये सब रेप्टाइल्स हो गए. उसके बाद एनिमल्स में और क्या, फिशेस रहते हैं. ठीक है. और एम्फीबियंस रहते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. ठीक है. और बर्ड्स रहते हैं. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट. तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंजाई होता है. फंजाई इज फंगस, इसका सिंगुलर होता है फंगस. ठीक है. और एल्गी होता है. मैं बताऊंगा सारों के बारे में, डिटेल्स में बताऊंगा मैं. ठीक है. एल्गी होता है, वायरस होता है. वायरस तो आपको पता ही है, अभी कोविड-19 जो है दैट इज अ वायरस. ठीक है. जिसके कारण पूरा दुनिया स्टैंड स्टिल में आ गया. ठीक है. सो दीज आर द 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे. ये देखो, ये बैक्टीरिया ऐसे दिखता है, अमीबा ऐसे होता है शेपलेस. ठीक है. मशरूम्स आर फंगस.
मशरूम्स देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, बट दे कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, ठीक है। तो दीज आर बिग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, और कुछ थोड़े बड़े होते हैं जो नॉर्मल आंखों से दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्गी। एल्गी देखो ये तालाब वगैरह में आपने देखा होगा, पानी के ऊपर ऐसा ग्रीन कलर का एक ग्रास जैसे ग्रो करता है, ठीक है। ग्रास नहीं होता ये, एग्जैक्टली ग्रीन कलर का एक काई जिसको बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एल्गी, ठीक है। और वायरस, वायरस एक बहुत ही अजीब सा ऑर्गेनिज्म है। वायरस को साइंटिस्ट लोग अभी तक लिविंग या नॉन लिविंग डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि वो जब एनवायरमेंट में रहता है, एटमॉस्फेयर में जब रहता है, तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। डस्ट पार्टिकल और वायरस, इन दोनों में कोई खास कुछ डिफरेंस नहीं होता, जस्ट दैट वायरस हैज प्रोटीन्स, ठीक है। बट ना ही वायरस रिप्रोड्यूस करता है, ना ही ग्रो करता है, ना ही फूड लेता है, कुछ नहीं करता है, बिल्कुल एकदम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह रहता है एनवायरमेंट में। बट वही वायरस जब किसी बॉडी में घुसता है, सो इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, इट स्टार्ट्स यूजिंग बॉडी का ही जो न्यूट्रिशन वगैरह है उसको यूज करने लगता है, एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, एंड उससे बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस में देख रहे हो कितने लोग मर जा रहे हैं बीमार पड़ के, क्योंकि वो कोरोना वायरस जब बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है इट्स एज गुड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट जैसे ही वो आपके लंग्स में घुस रहा है तो इट्स कॉजिंग बहुत खतरनाक इलनेस कॉज कर रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पेलिंग्स अच्छे से देखो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी एंड वायरस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको समझाया था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें की न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल मैंने बताया था ना। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिन सेल्स में, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे याद रख सकते हो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन, ठीक है, पहले आए थे ये लोग। धीरे धीरे बैक्टीरिया आया, उसके बाद और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर धीरे धीरे यूकैरियोट्स और इवॉल्व करने लगे, धीरे धीरे एनिमल्स आए, फॉर एग्जांपल स्नेक्स वगैरह, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज। उसके बाद और थोड़े डेवलप्ड एनिमल्स आए, ठीक है, फिशेस आए, फिशेस उसके बाद धीरे धीरे फिशेस लैंड में आ गई धीरे धीरे, ठीक है। तो एम्फीबियंस बने, फ्रॉग्स बने, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स में स्नेक्स आता है, एंड उसके बाद फिर रेप्टाइल्स से बर्ड्स बना, बर्ड्स से फिर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बाद फिर बने मैमल्स। मैमल्स में सबसे लास्ट में होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज होमोसेपियन, ठीक है। सो ऐसे धीरे धीरे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ चला है, ठीक है। सो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव होते हैं। इनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा डीएनए रहता है और बस सेल रहता है और कुछ नहीं रहता है इनके पास, ठीक है। तो बैक्टीरिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं? शेप, बैक्टीरिया के शेप पे डिपेंड करके उसके टाइप्स डिसाइड किए गए, ठीक है। क्या क्या शेप के होते हैं देखो, सबसे पहला है बैसिलस। बैसिलस, ठीक है। अब बैसिलस जो है, बैसिलस इज रॉड शेप, ठीक है। ये देखो, दिस इज बैसिलस, देख रहे हो रॉड जैसे है, रॉड शेप, ठीक है। सो बैसिलस याद रखना एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस मतलब रॉड शेप, ये देखो ये रॉड शेप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉकस। कॉकस मतलब स्फीयरिकल शेप, गोल 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 होते हैं ये देखो, दीज आर कॉकस। कॉकस ऐसे रहता है, ठीक है, गोल 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 गोल। देखो जैसे मोतियों का जो माला होता है वैसे वैसे दिख रहा है ये, ठीक है। माला जैसे ये अटैच रहता है, गोल गोल होते हैं ये, स्फीयरिकल शेप, ठीक है। उसके बाद होता है विब्रियो।
विब्रियो मतलब कॉमा शेप, कॉमा लगाते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसे करके छोटा सा कॉमा लगाते हैं, सो कॉमा शेप होती है। ये देखो दीज आर विब्रियो, ठीक है, देखो ऐसे कॉमा शेप है, ये इसका शेप कैसे सा है, ये ऐसे सा है, ठीक है, कॉमा कॉमा शेप, ठीक है। और स्पिरिलिया, स्पिरिलिया मतलब स्पाइरल शेप, ये देखो ये स्पाइरल शेप है ये, ठीक है, देखो इसका शेप देख रहे हो, ऐसे ऐसे हेलिक्स जैसे ऐसे ऐसे घूम घूम के ये जाते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्पिरिलिया, स्पाइरल शेप, ठीक है। तो याद रहेगा क्या क्या पढ़ा हमने, बैसिलस रॉड शेप, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पिरिलिया स्पाइरल शेप, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पिरिला, ठीक है। अब देखो सम कॉमन बैक्टीरिया जो हम लोग को याद होना चाहिए। I'll give you a list. Please remember the names of the microorganisms और उनके यूज क्या है या फिर हार्म क्या है, ऐसा एक लिस्ट दूंगा मैं आपको असाइनमेंट में, तो प्लीज लर्न दैट, ठीक है। उसमें आपको ये सब नाम मिलेगा। देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो पहला वाला जो देख रहे हो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टो मतलब मिल्क और बैसिलस मतलब आपको पता है ये रॉड शेप, ठीक है, लैक्टो मतलब मिल्क और बैसिलस मतलब रॉड शेप। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस is basically the bacteria which helps us to convert milk into curd, मतलब कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आपने देखा होगा घर में मम्मी जब दही जमाती है, दूध को पहले तो गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा शुगर वगैरह मिलाना हो तो आप मिला भी सकते हो, नहीं भी मिला सकते हो, की मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप देखोगे दूध को दही बनाने के लिए मम्मी थोड़ा सा 1 चम्मच पहले का बना हुआ दही डालती है दूध में। क्यों? क्योंकि जो वो 1 चम्मच पहले का बना हुआ दही जो आप डाल रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बेसिकली टेकिंग मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में रहता है, ठीक है, उनको लेके आप दूध में डाल दे रहे हो, ठीक है, फ्रेश मिल्क में डाल दे रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, अब दही जो चले जाएगा मिल्क में, now these bacteria they start reproducing and they start converting the milk into curd। तो धीरे धीरे जो फ्रेश मिल्क में आपने डाला था वो भी पूरा का पूरा कर्ड बन जाता है। बेसिकली 1 चम्मच अगर आप दही खा रहे हो तो what are you doing, you are basically eating 1 spoonful of bacteria, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी बोले कि एग्जाम देने जा बेटा दही खा के, तो डोंट से नो, बट उनको बोलो हाँ मम्मी ठीक है, बैक्टीरिया विल हेल्प मी टू गिव माई एग्जाम इन अ बेटर वे, क्योंकि बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया कैन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि बेटा दही खा के जा, एग्जाम देने जा रहा है तो, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस, तो क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस हमारा फ्रेंड हुआ, ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इट हेल्प्स अस इन कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे दिखता है, देखो बैसिलस मतलब रॉड शेप का ये, एंड लैक्टो मतलब मिल्क, ठीक है। अब नेक्स्ट विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, विब्रियो, देखो विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ये कॉमा शेप है, हम लोग देख रहे थे, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ऐसे कॉमा शेप है, और देखो पीछे एक फ्लैजेला सा है, ये जो ये आप देख रहे हो ये वाला जो चीज है, दिस इज फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरी मतलब ये कॉलेरा कॉजिंग है, कॉलेरा इज अ डिजीज, ठीक है, इसमें वाटरबोर्न डिजीज है मोस्टली, एंड इससे काफी बुरा हाल होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं बहुत, कॉलेरा में बहुत आजकल तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कॉलेरा की, क्योंकि वी हैव मेडिसिन, बट देयर वाज अ टाइम जब मिलियंस ऑफ लोग कॉलेरा से मर जाते थे, एपिडेमिक, अभी का जैसे कोविड एक एपिडेमिक है, वैसे कॉलेरा एपिडेमिक्स बहुत हो चुके हैं 50-100 साल पहले, ठीक है। कॉलेरा से पूरा गांव का गांव, शहर का शहर, सब लोग का डेथ हो जाता था। क्यों? क्योंकि वाटर में कहीं से
विब्रियो कॉलेरी आ जाता था सबके बॉडी के अंदर, ठीक है। सो विब्रियो कॉलेरी क्या हो गया, फो, ठीक है, ये हमारा दुश्मन है, इट कॉजेज डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी आपने डिजीज सुना है, टीबी कहाँ पे होता है, टीबी होता है लंग्स में, लंग डिजीज है, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपके लंग्स में घुस जाता है जब, तो आपको टीबी हो जाता है, ठीक है। टीबी में कंटिन्यूसली खांसी होता रहता है, देखे हो ना अमिताभ बच्चन का एड जिसमें वो बोलता है कि अगर एक हफ्ते से ज्यादा आपको खांसी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो गो कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि इट कैन बी टीबी। नॉर्मल खांसी 2-3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, बट टीबी ठीक नहीं होता नॉर्मल मेडिसिन से, एंड टीबी इज हाईली कंटेजियस, ठीक है। इसलिए हमेशा किसी भी हॉस्पिटल में किसी को टीबी होता है तो उसको बिल्कुल अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स भी उसके पास जाते हैं तो प्रोटेक्शन पहन के जाते हैं, क्योंकि टीबी पेशेंट को कफ आते रहता है, ठीक है, खांसी होते रहता है, और खांसता जब है बहुत सारे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है वो नाक से या मुंह से, ठीक है। तो जो वो ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रहता है, एंड अगर वो ड्रॉपलेट आपके नोज या आपके माउथ के थ्रू आपके लंग्स में घुस जाए तो आपको भी टीबी हो सकता है। इसलिए टीबी पेशेंट्स को हमेशा आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी, सॉरी मैंने टीवी बोल दिया, टीवी नहीं टीबी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फो, दुश्मन है ये, ठीक है। टीबी के वैक्सीन वगैरह आ चुके हैं अभी, इसलिए हम लोग ज्यादा इस डिजीज से नहीं डरते हैं, बट स्टिल यू शुड बी केयरफुल। अगर कोई बहुत ज्यादा खांस रहा है तो आसपास मत जाओ, क्योंकि ही माइट बी हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लाइसोसोम गार्बेज कलेक्शन के लिए, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर। हर ऑर्गेनल का ये जो सेल है इसमें हर ऑर्गेनल का स्पेसिफिक डिविजन ऑफ लेबर है, मतलब सबका काम फिक्स्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया कभी जाके कंट्रोल सेंटर नहीं बन जाएगा, उसका काम एनर्जी प्रोडक्शन है, वो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ही करेगा, ठीक है। वो कभी जाके गार्बेज कलेक्टर नहीं बन जाएगा। या लाइसोसोम कभी जाके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने लगेगा। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम था, राइबोसोम्स का था, तो राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सो ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, एडवांस्ड होते हैं ये, ठीक है, एडवांस सेल्स। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे जो बैक्टीरिया हो गए, और उसके बाद यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में एडवांस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम स्लीपर शेप्ड होता है। स्लीपर्स मतलब चप्पल, चप्पल की शेप का है ये, ठीक है। सो पैरामीशियम स्लीपर शेप्ड होता है, ऐसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो यूग्लेना। यूग्लेना एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर के। दे कैन मूव अराउंड। ये देखो फ्लैजेला भी है, यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला भी है। फ्लैजेला से मूव अराउंड करके भी खाना खा सकते हैं, और अगर खाना नहीं मिल रहा है तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, ठीक है। यूग्लेना प्लांट एंड एनिमल दोनों का एक मिक्सचर जैसा है, ठीक है, मिक्स्ड है दोनों की प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रोटोजोआ। इसको एल्गी में भी काफी लोग कंसिडर करते हैं। एल्गी एंड प्रोटोजोआ का एक मिक्स वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अमीबा। अमीबा तो आपको पता ही है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, कुछ भी शेप ले सकता है, ठीक है। अमीबा इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ। ये सब यूकैरियोट्स है। इसमें एक अलग से न्यूक्लियस होता है, और फूड वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। इसमें भी न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है इसमें, ठीक है, फूड वैक्यूल्स सब कुछ रहता है, ठीक है। यूकैरियोट्स ये एडवांस्ड है, ठीक है। अमीबा से क्या होता है, डिजीज होता है, अमीबासिस बोलते हैं, उसमें भी लूज मोशन, डिसेंट्री वगैरह काफी कुछ होता है, ठीक है। तो अमीबासिस द डिजीज कॉज्ड बाय अमीबा, ठीक है। ये हो गया आपके प्रोटोजोआ।
नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी होते हैं प्लांट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, एल्गी कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एल्गी कैन परफॉर्म, अच्छा इसका सिंगुलर होता है एल्गा एंड प्लूरल एल्गी। ठीक है, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट से ही होता था ना, क्लोरोप्लास्ट से ही हम लोग फोटोसिंथेसिस करते थे ना, सेल वाले चैप्टर में आपने देखा है। ठीक है, तो एल्गी के एग्जांपल्स क्या? क्लामाइडोमोनास। देखो क्लामाइडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी। देखो ऐसे एक बॉडी रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है और दो ऐसे ये फ्लैजेला रहते हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एल्गी। ठीक है, स्पाइरोगाइरा ऐसे स्ट्रेट रहते हैं और इसमें क्रिस क्रॉस ऐसे रहता है। ठीक है, ये स्पाइरोगाइरा हो गया। ठीक है, एल्गी के काफी सारे यूजेस होते हैं। मोस्टली ये फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो बी फो। ठीक है, मोस्टली फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली क्यों होते हैं मैं बताऊंगा, कभी कभी फो भी हो जाता है, वो भी क्यों होता है मैं बताऊंगा। फ्रेंडली मतलब दे हेल्प ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हेल्प कैसे? अब देखो, अर्थ जब स्टार्टिंग में बना था, बिल्कुल ठीक है, जब स्टार्टिंग में बना था, जब अर्थ बना था तो अर्थ इतना कूल डाउन प्लैनेट नहीं था, हॉट था एंड देयर यूज्ड टू बी मेनी वॉल्केनिक इरप्शंस। हर जगह देखो पहाड़ थे एंड उसमें से लावा निकल रहा होता था। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा होता था, बहुत वायलेंट प्लैनेट था अर्थ। ठीक है, तो अब आपने देखा ही है वॉल्केनो में कितना डस्ट एंड गैस निकलता है। ठीक है, जमीन के अंदर से। तो धीरे धीरे जो ये गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया भर के गैसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना। जो ये जो गैस रिलीज हुआ, ये ग्रेविटी से जब अर्थ के चारों तरफ एकदम स्टिक होने लगा ये एटमॉस्फेयर, ये जो गैसेस हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर बोल दिया गया। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का इनिशियल एटमॉस्फेयर हमारा जो था अर्थ में, जस्ट जब अर्थ बना था, यंग था अर्थ, ठीक है, तब जो एटमॉस्फेयर बना था दैट वाज नॉट हैविंग ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्साइड्स के फॉर्म में था ऑक्सीजन, बट प्रॉपर ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं था उस वक्त एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आज के डेट में ऑक्सीजन कितना है? 21% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर यू ब्रीथ इज ऑक्सीजन। ठीक है, 21% कंटेंट उसका ऑक्सीजन है। कहाँ से आया ये ऑक्सीजन? ठीक है, ये ऑक्सीजन आया है एल्गी से। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी, ये लोग फोटोसिंथेसिस करने लगे धीरे धीरे। उस वक्त धीरे धीरे आए थे ये लोग, करोड़ों साल पहले। ठीक है, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करने लगे एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एल्गी वगैरह ने जब ऑक्सीजन रिलीज किया, पूरे अर्थ में धीरे धीरे वाटर ठंडा होने लगा, अर्थ वाटर जमा हुआ उसमें। ठीक है, एंड उसमें एल्गी ग्रोथ हुआ। एल्गी ग्रोथ से जो ऑक्सीजन निकला एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो एटमॉस्फेयर में जमा होते आज के डेट में 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। सो एक तरह से आप कह सकते हो कि एल्गी अगर नहीं होता तो इंसान भी नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होता है ना। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होता तो इंसान कहाँ से आते हैं? डॉग्स, कैट्स, काउस, टाइगर्स, ये सब कहाँ से आते हैं? सब ऑक्सीजन चाहिए सबको। ठीक है, सो एल्गी सबसे पहले आके जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब से कहीं पे भी काई देखो तो उसको ऐसे नमस्ते करो, नमस्ते दादाजी, नमस्ते नाना जी। ठीक है, वो हमारे परदादा परनाना है। ठीक है, वो थे करके ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है, और ये करोड़ों सालों में हुआ। ये ऐसे नहीं कि आज अचानक एल्गी ने देखा अरे CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है, इंसानों को लाना है, चलो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड नेक्स्ट डे ऑक्सीजन आ गया और इंसान आ गया। ऐसे नहीं है, ये करोड़ों सालों से हुआ है। ठीक है, मैं तो खैर बहुत ओल्ड हूँ, आई एम अराउंड 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो मैंने ये सब देखा है। मैंने देखा है कैसे एल्गी रिलीज कर रहा था। मैंने ही आइडिया देता एल्गी को कि तू एक काम कर, फोटोसिंथेसिस कर। फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 एब्जॉर्ब करेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। उस ऑक्सीजन से बाद में इंसान आ जाएंगे। मैंने
सजेस्ट किया था. You know it, right? You know it. Okay. So ये है हमारे परनाना परदादा, ठीक है, क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा. नेक्स्ट क्या है? फंजाई. अच्छा, एल्गी फोटोसिंथेसिस जो कर पाता है, इनको क्या बोलते हैं? आपने 7th में पढ़ा था, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, ठीक है. ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. जस्ट रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्लास 7th में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका, ठीक है. नेक्स्ट फंजाई. फंजाई इज सैप्रोट्रॉफ. सैप्रोट्रॉफ मतलब क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ मतलब जो डेड एंड डिकेइंग चीजों को खा के सरवाइव करते हैं, ठीक है. सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग चीजों को खा के ये लोग सरवाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशरूम. मशरूम आप सबने खाया है, ठीक है. मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी लगती है. दिस मशरूम. मशरूम फंजाई है, बट देखो मशरूम, वी कैन सी मशरूम विद नेकेड आईज, ठीक है. तो मशरूम इज अ मल्टी सेल्यूलर फंजाई, ठीक है. मल्टी सेल्यूलर होता है ये, और वी कैन सी इट विद नेकेड आईज, ठीक है. और क्या होता है? ब्रेड मोल्ड. देखो ब्रेड मोल्ड, अगर आप कहीं पे ब्रेड को डैम्प जगह में रख दोगे, एक ब्रेड को गीला करके आप एक कटोरी में कहीं शेडी एरिया में रख दो, शेड जहाँ पे छाव में रख दो, ठीक है. क्या होगा? धीरे 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 देखना उसमें ऐसा ग्रोथ हो जाएगा, ग्रेइश ग्रीन कलर का, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइजोपस, ठीक है. याद रखो, राइजोपस, नॉट राइजोबियम. राइजोबियम आगे देखेंगे हम लोग. राइजोपस, ठीक है. ब्रेड मोल्ड, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंजाई. एस्परगिलस, दिस इज ऑल्सो अ फंजाई. हम लोग इसके यूजेस या हम सबके टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है. एस्परगिलस. और पेनिसिलम. पेनिसिलम क्या है? देखो, अब पेनिसिलम जो है, ये जो फंजाई है, इससे पहला जो एंटीबायोटिक बना था, दैट वाज मेड फ्रॉम पेनिसिलम. इट इज कॉल्ड पेनिसिलिन, ठीक है. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम से एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पेनिसिलिन बनाया था फर्स्ट टाइम फंगस से, ठीक है. सो इसमें ये क्या हो गया? ये तो हमारा फ्रेंड हो गया, क्योंकि हम खाते हैं. अच्छा, एक चीज है, मशरूम्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है. हम लोग कोई भी मशरूम नहीं खा सकते. बहुत सारे मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है. तो कहीं पे भी मशरूम दिखा, उसको उठा के खा मत लेना, ठीक है. तो मशरूम्स कुछ पर्टिकुलर मशरूम्स ही होते हैं जो हम खा सकते हैं, ठीक है. मशरूम के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं. लॉजी मतलब स्टडी, माइकोलॉजी, ठीक है. अच्छा, और ब्रेड मोल्ड हो गया. ब्रेड मोल्ड क्या हो गया? ब्रेड मोल्ड स्पॉइल कर देता है फूड, तो ये क्या हो गया? फो. एस्परगिलस भी फो, ठीक है. पेनिसिलिन फ्रेंड, ये फ्रेंडली है, ठीक है. इससे हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. एंटीबायोटिक्स हमको बहुत डिजीजेस से बचाता है, ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम पेनिसिलिन, ऐसे दिखता है, ठीक है. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज वायरस. अब देखो,
बाकी सारे जो भी पढ़ा हमने, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया वायरस का यूजुअली क्या होता है, उसमें कुछ आरएनए रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड उसके साथ एक बाहर प्रोटीन का कोट रहता है। देखो दिस इज कोविड-19, ठीक है। ये देख रहे हो, ये रेड रेड, इन्हीं को बोलते हैं स्पाइक्स, प्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। प्रोटीन का एक कवर रहता है, ठीक है। ये जब ओपन एटमॉस्फेयर में होता है इट इज डेड, बट जैसे ही ये आपके लंग्स में घुसता है ये लिविंग हो जाता है एंड ये आपके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। साइंटिस्ट भी अभी भी वायरस को डिसाइड नहीं कर पाए ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म देखो, होस्ट ऑर्गेनिज्म, अगर कोविड-19 मान लो पर्सन एक्स के अंदर घुस गया तो कोविड-19 तो वायरस है और पर्सन एक्स क्या हो गया, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप होस्ट करते हो ना, मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आइए आइए बैठिए, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या कुछ नहीं पियेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेहमान नवाजी, होस्ट करना गेस्ट को, ठीक है। तो वायरस अगर किसी के बॉडी में घुस रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी बिकम्स द होस्ट एंड वायरस आके गेस्ट जैसे घुस जाता है, उसके बाद आके हार्म करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कोविड-19, ठीक है। एचआईवी, एचआईवी से क्या होता है, एड्स होता है। देखो एचआईवी का वायरस ऐसे होता है, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन, एच हो गया, आई का क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब ये आके हमारा इम्यूनिटी जो है, जिससे हम बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है हमारा बॉडी, हमारे जो WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वही हमको इम्यूनिटी देता है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये वायरस आके हमारे इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, बिल्कुल जीरो खत्म कर देता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये आके हमारे इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। एचआईवी का जो भी पेशेंट होता है, एड्स बोलते हैं इसको, इस डिजीज को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एचआईवी से एड्स होता है, आप आगे टेबल में मिल जाएगा आपको। तो एड्स का जो भी पेशेंट होता है उसका इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। कोई भी पेशेंट एड्स का कभी भी एड्स डिजीज से नहीं मरता। वो कैसे उसकी डेथ होती है, नॉर्मल सर्दी खांसी, अचानक थोड़ा सा सर्दी हो गया, सर्दी से खत्म, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग यूजुअली, हमें सर्दी होता है तो हमको हॉस्पिटल थोड़ी जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी है, ठीक है। बट एड्स का जो पेशेंट है उसका इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म कर देता है ये वायरस। तो उसे थोड़ा सा सर्दी खांसी भी हो गया तो भी उसके लिए वो जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज एचआईवी वायरस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पोलियो वायरस। पोलियो आपने देखा है ना, पैर डिस्टॉर्टेड से हो जाते हैं, उनको चलने में तकलीफ होता है। तो पोलियो वायरस, पोलियो के अगेंस्ट बहुत वैक्सीनेशन चला के आज के डेट में पोलियो केसेस और इंडिया में नहीं है, पोलियो फ्री हो चुका है इंडिया, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज पोलियो वायरस हो गया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, अच्छा PHAGE, बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो होता है, PHAGE का मतलब क्या होता है, फेगस। फेगस मतलब खाना, ठीक है। PHAGUS, फेगस मतलब खाना, ठीक है। लाइक इसोफेगस, फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं, फेगस मतलब खाना। तो बैक्टीरियोफेज मतलब ये बैक्टीरिया को खा जाता है। ये देखो बैक्टीरिया डर के भाग रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये वायरस जाके बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर लग के उसको खा जाता है पूरा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो वायरस ऐसे बहुत और भी तरह के होते हैं एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम ऑफ द फ्रेंडली यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली यूजेस जो हमें हेल्प करती है, क्या क्या है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क यूजेस लैक्टोबैसिलस, ठीक है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क यूजेस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मैंने आपको दिखाया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कैसा दिखता है, ठीक है, दिखाया था ना, याद है ना।
ये देखो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस यूज करके हम लोग मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, सो फ्रेंडली यूज, ठीक है। और डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स इज मिक्स्ड विद ईस्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक इट फ्लफी, ठीक है। हम जो जिस आटे से हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ब्रेड में देखो फ्लफी सा होता है काफी ब्रेड, ठीक है। अब देखो ब्रेड फ्लफी सा होता है, ये देखो बीच में देखो ब्रेड में ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे 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 गड्ढे 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 होते हैं, ठीक है। हम काटते हैं तो ये एक्सपोज होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये छोटे छोटे जो गड्ढे बने ये कैसे हुआ, ठीक है। ये ब्रेड का डो जब बनाते हैं, जब ब्रेड का आटा बनाते हैं, उसमें ईस्ट छोड़ा जाता है, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट छोड़ते हैं तो ईस्ट जो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और वो बबल्स बन के ये आटे के अंदर ही ट्रैप होके रह जाता है। एंड जैसे जैसे ब्रेड को बेक कर देते हैं हम लोग, तो वो बबल्स जो है वहां पे एम्प्टी स्पेस रह जाता है। तो ये जो छोटे छोटे आप बबल ये देख रहे हो, दीज आर नथिंग बट ये बबल्स है। किसने बनाया है इसको, ईस्ट ने बनाया, ठीक है। तो डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स इज मिक्स विद ईस्ट। ईस्ट देखो, ईस्ट ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट पाउडर के फॉर्म में होता है, ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बट पाउडर के फॉर्म में होता है ईस्ट, ठीक है। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस, कॉकस मतलब हमने पढ़ा था, कॉकस मतलब गोल गोल जैसे मोती लगा रहता है माला में, वैसे ये कॉकस फॉर्म में रहता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होता है, चीज बनाया जाता है मिल्क से। अल्कोहल इज मेड फ्रॉम शुगर बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है, देखो फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो ग्रीन जो मैंने हाईलाइट करके रखा, शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो शुगर को आप कभी अगर गांव वगैरह में देखोगे तो उन लोग अपना अल्कोहल खुद बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो गन्ना खेत से जो गन्ना निकलता है उसको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। कोई अल्कोहल पीने वाला इंसान अगर अल्कोहल कैसे बनाया जाता है वो देख ले तो वो कभी दोबारा अल्कोहल पिएगा नहीं, ठीक है। इतना गंदा बदबू आता है उसमें से। बट उसके बाद ठीक है, जो अल्कोहल बन जाता है उसको डिस्टिलेशन किया जाता है, जो वो प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है। बट उसको बनाने का प्रोसेस बहुत गंदा होता है, ठीक है। तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ ईस्ट। शुगर केन के का जो रहता है उसमें शुगर कंटेंट बहुत रहता है, ठीक है। उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर देता है ईस्ट, ठीक है, और अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। मोस्टली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। सो दिस इज ईस्ट। और क्या था, एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको दिखाया, एंटीबायोटिक्स में क्या था, एंटीबायोटिक्स किधर गया, हाँ ये पेनिसिलम, देखो फंगस से बना है, ऐसे बैक्टीरिया से भी बनता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह स्ट्रेप्टोकोकस से बन सकता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रेंडली यूज। उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर लाइक पल्सेस, दाल, अरहर दाल, मसर की दाल, मूंग दाल, इनके जो पेड़ होते हैं इनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। चना हो गया, ठीक है, छोला हो गया, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स है। इनके रूट्स में देखो ये ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं, ये ऐसे, दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम हेल्प्स इन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना एटमॉस्फेयर में 78% है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, एंड नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है। प्लांट को प्रोटीन तो चाहिए ना, प्रोटीन इज द बेसिक ग्रोथ के लिए प्रोटीन यूज करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्रोटीन तो चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा,
इसके अंदर जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया रहता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रेट्स आर सॉल्ट्स जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड वो जो नाइट्रेट्स जो सॉल्ट होता है उसको प्लांट वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द रूट्स। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम वो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलता है। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, इसलिए राइजोबियम को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर बैक्टीरिया। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ठीक है, एंड एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। अब देखो कोई मान लो कहीं पे प्लांट की डेथ हो गई या फिर एनिमल का डेथ हो गया, ठीक है, तो अगर वो सड़ेगा नहीं तो उसमें से तो बदबू वगैरह आने लगेगा ना, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो हमेशा ही वहां पे पड़ा रहेगा, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकम्पोज देम, उनको धीरे धीरे हार्मलेस सब्सटेंसेस में, अगर वो वैसे ही पड़ा रहेगा उसमें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, डिजीज फैलेगा, कितना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं एंड उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो डिकम्पोजर बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन, एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा, सीवेज क्या होता है, जो हमारे बाथरूम वगैरह से जो पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड सीवेज। और इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेड वाटर जो निकलता है, तो उसको ट्रीट भी किया जाता है। उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स है उनको काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मलेस केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है एंड देन यू कैन रिलीज दैट वाटर इन द रिवर्स, ठीक है, विदाउट पोल्यूटिंग द रिवर। अगर उसको डायरेक्ट रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, फिशेस मर जाएंगी और रिवर से बदबू आने लगेगा, जो कि हमारे यहाँ पे यमुना रिवर के साथ हुआ है। कभी आप दिल्ली जाओ तो यमुना रिवर देखना, वहां का पानी ब्लैक हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लॉज रेगुलेशंस वगैरह ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एंड जो इंडस्ट्रीज है दे ट्राई टू टेक फायदा ऑफ दिस थिंग, ठीक है, फायदा लेने की कोशिश करते हैं एंड उन लोग सीधा डायरेक्ट रिलीज कर देते, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी सीवेज है, डायरेक्ट रिलीज कर देते पानी में। कौन देख रहा है, छोड़ना बोल के डायरेक्ट रिलीज। और उधर यमुना काला, बदबू आता है बिल्कुल उसमें से, ठीक है। यमुना के ऊपर एक ब्रिज है, वहां से जाओगे तो आपको बदबू आएगी बिल्कुल, ठीक है। उसमें एक भी फिश नहीं है यमुना रिवर में। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अभी कोविड के लॉकडाउन के कारण सारे इंडस्ट्रीज बंद है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नहीं आ रहा है, सीवेज भी नहीं आ रहा है वहां पे, तो यमुना का पानी बहुत क्लीन हुआ है कोविड के। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टिल वी कैन नॉट कंसिडर कोविड एज अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत लोगों को मार दे रहा है कोविड, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए, वैक्सीन्स मतलब इंजेक्शन में भर के जो दवाई लगाते हैं, आप लोग को भी लगा होगा वैक्सीन, ठीक है। इंजेक्शन में या ओरल भी देते हैं, ऐसे मुंह से ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ओरल ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं मुंह से, इंजेक्शन से नहीं लगाते, ठीक है। तो वैक्सीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। दीज आर फ्रेंडली यूजेस। तो क्या क्या हो गया, देखो 9 यूजेस हो गए। लैक्टोबैसिलस कर्ड, ईस्ट फॉर फ्लफी ब्रेड, चीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, मिल्क से बनाया जाता है, अल्कोहल, फिर से ईस्ट, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एंटीबायोटिक्स, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डिकम्पोजर कीप द एनवायरमेंट क्लीन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वगैरह भी होता है एंड वैक्सीन भी बनता है। 9 यूजेस, ठीक है। चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईस्ट तो हमने पढ़ी लिया, फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ ईस्ट, मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर में ऐसे दिखता है, ठीक है। देखो ईस्ट नॉर्मली ऐसे दिखता है, ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश से एक पाउडर सा होता है, इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया राइजोबियम, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर एग्जांपल पल्सेस, ग्राम्स, चना, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया मेडिसिन
derived from friendly microorganisms, जो friendly microorganisms है उनसे मेडिसिन, उनका जो केमिकल वगैरह रिलीज करते हैं वो लोग, उनसे मेडिसिन बनाया जाता है, used to kill और stop the growth of disease causing microorganisms, या तो मार देता है disease causing microorganisms को या फिर उनका ग्रोथ रोक देता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, कभी केमिस्ट शॉप जाओगे तो आप ये सब एंटीबायोटिक्स खरीदते हो। यूजुअली आपको ज्यादा सर्दी, ज्यादा खांसी हो जाता है तो एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है डॉक्टर। ठीक है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमको हेल्प करता है फाइट करने के लिए जो भी डिजीज है उसको, बट कभी भी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड प्रिकॉशंस को मत भूलो। क्या क्या प्रिकॉशंस है? शुड बी टेकन ऑन डॉक्टर्स एडवाइस ओनली, डॉक्टर जो एंटीबायोटिक बोले वही लो। ऐसे नहीं कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं तो बहुत साइंस पढ़ चुका हूँ, तो मुझे अगर ये डिजीज हुआ तो मैं ये एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। खुद से ही डिसाइड मत करो, एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यू डू नॉट नो अबाउट दैट, डॉक्टर्स को पता होता है किसका क्या साइड इफेक्ट है, किसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो वो आपका हेल्थ हिस्ट्री वगैरह देख के एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। उतना नॉलेज आपको नहीं है तो आप खुद से कभी भी एंटीबायोटिक मत चार्ज करो। ठीक है, मत खाओ। नेक्स्ट है कंप्लीट कोर्स शुड बी टेकन। अगर डॉक्टर बोलता है, मान लो कि 10 एंटीबायोटिक के टैबलेट्स खाने हैं आपको, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक, रात को डिनर के बाद एक। ठीक है, तो हमेशा ध्यान से जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही लो। ऐसे नहीं कि यार डॉक्टर ने 2 बोला है बट मैं सोच रहा हूँ कि 6 खा लूं, 3 सुबह 3 रात को, तो जल्दी ठीक हो जाएगा बीमारी मेरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा एंटीबायोटिक ले लोगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो और मान लो आपने 2 करके लिया, आज 2 लिया, कल 2 लिया, परसों 2 लिया, और धीरे धीरे आपका जो कफ है या फिर जो सर्दी वगैरह हुआ है या जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो गया। ठीक है, अब तो ठीक हो गया डिजीज। ठीक है, 3 दिन में ही ठीक हो गया, वाओ मेरा इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, तो मैं और 2 दिन का फालतू एंटीबायोटिक क्यों खाऊं? नहीं खाना मुझे। ठीक है, कितना कड़वा टेस्ट होता है। नहीं, पूरा कोर्स खत्म करो। डॉक्टर ने अगर 5 डेज का बोला है तो 5 डेज खाओ, 2 दिन एक्स्ट्रा, आपका डिजीज ठीक हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला है कि 5 डेज, 2 दिन बचे ना, 3 दिन में आपका डिजीज ठीक हो गया, 2 दिन बचे अभी भी, 5 डेज का कोर्स बोला डॉक्टर ने, तो वो 2 दिन भी खाओ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर रहता है। ठीक है, बस उसके कारण जो आपको इन्फेक्शन हुआ है, जो खांसी हुआ है, सर्दी हुआ है, वो चीज ठीक हो जाएगा एंटीबायोटिक से 3 दिन में। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब भी अंदर रहेगा। आप सोचोगे मैं तो ठीक हो गया बोल के एंटीबायोटिक छोड़ दोगे, फिर से 1 हफ्ते बाद फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और गंदा बीमारी ले आएगा। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर ने जितना बोला है, अगर 5 दिन बोला है तो 5 दिन का पूरा कोर्स खत्म करो, चाहे आपका सिम्पटम 2nd डे या 3rd डे ही चले गया हो, 5 डेज पूरा खाओ। ठीक है, और शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा कहीं पे चींटी काट दिया, अरे अरे एंटीबायोटिक खा ले, या फिर मच्छर काट दिया एंटीबायोटिक खा ले, नहीं। ठीक है, फालतू में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इसका बॉडी का इम्यूनिटी को काफी लेवल्स पे एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप से इफेक्ट करता है। हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए आपको। ठीक है, फालतू एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है, जब डॉक्टर बोले तभी खाना है। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गया, लोग इस चैप्टर में थोड़े मेडिकल टर्म्स भी पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन, वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, dead or weakened microorganisms introduced in a healthy body so that white blood cell produce antibodies to fight pathogen. ठीक है, अब देखो इसका मैं समझाता हूँ। So what happens in our body, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है पहले वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, so look, this is the pathogen, disease causing microbe. It can be a bacteria, it can be a protozoa, it can be a virus, कुछ भी हो सकता है, फंगस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ पैथोजन, याद रखो। पैथो मतलब, पैथोस मतलब डिजीज। ठीक है, डिजीज कॉजिंग, जेन मतलब
कॉजिंग, पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ठीक है, अब ये जब हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है, देखो दिस इज आर WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। तो WBC हमारे बॉडी में रहता है, व्हाइट ब्लड सेल, एंड पैथोजन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एनवायरमेंट से आता है। ठीक है, WBC हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। ठीक है, सोल्जर्स को वेपन्स भी चाहिए लड़ने के लिए, है ना, सोल्जर ऐसे ही थोड़ी लड़ सकता है। तो WBC के जो वेपन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल ये जो शील्ड हो गया, ठीक है, ये एंटीबॉडी हो गया। दीज आर बेसिकली केमिकल्स इन आवर बॉडी। मैंने यहाँ पे एज अ कार्टून दिखाया, शील्ड हो गया, सोर्ड हो गया, दीज आर एंटीबॉडीज। ठीक है, इन वेपन्स से WBC बाहर से जो भी पैथोजन आया उसको मारता है, ठीक है, उससे लड़ता है। एंड पैथोजन का जो भी केमिकल होता है, जो वेपन होता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन डायरेक्टली कभी हमको हार्म नहीं पहुंचाते। जो पैथोजन आके जो भी रिलीज करता है हमारे बॉडी में, या जो भी हार्मफुल बायोकेमिकल्स जो निकलते हैं उसमें से, उससे हमारा बॉडी यूजुअली डैमेज होता है। ठीक है, तो याद रहेगा, पैथोजन का वेपन एंटीजन, WBC का वेपन एंटीबॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर है तो एंटीबॉडी, और पैथोजन के साथ एंटीजन। ठीक है, याद रहेगा, पैथोजन एंटीजन, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी। ठीक है, पैथोजेंस आर बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये हमारा इम्यूनिटी है बेसिक। ठीक है, बाहर से कोई भी, जैसे आपको सर्दी हुआ मान लो, ठीक है, तो सर्दी में क्या होता है, बाहर से जो भी राइनो वायरस या जो भी है वो वायरस आया, उसने एंटीजन निकाला, तो WBC वहां पे पहुंच गया। जैसे ही WBC को पता चला अरे वायरस आया, चलो WBC का पूरा आर्मी वहां पे पहुंच गया। WBC ने एंटीबॉडी निकाला, दोनों में लड़ाई हुआ। ठीक है, उसके बाद जो वायरस को मार दिया WBC ने, और WBC भी जो साथ में जो मर गए, हर वॉर में दोनों तरफ डेथ्स होती है ना, तो सारे वायरस को तो मार ही दिया, लेकिन लड़ाई में काफी WBC भी शहीद हो गए। तो ये दोनों मिलके एज म्यूकस आपके नाक से निकलता है, इसलिए सर्दी में ऐसे करते रहता है, नाक बहता रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर इम्यूनिटी वर्क्स। वायरस आया बाहर से, WBC आया अंदर से, दोनों में लड़ाई हुई, वायरस सारे मर गए, WBC कुछ मरे, उनकी डेड बॉडीज रनी नोज के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, एंटीजन पैथोजन बनाता है, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनता है, WBC बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है, नेक्स्ट है, ये हमारा WBC हो गया। ठीक है, WBC के पास बहुत सारे वेपन्स है, बड़ा गन है, छोटा पिस्टल है, सोर्ड है, टैंक है, फाइटर प्लेन है, बहुत सारे वेपन्स है WBC के पास। ठीक है, अब बाहर से वैक्सीनेशन में डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डाला जाता है। इट कैन बी थ्रू ओरल ड्रॉप्स और इट कैन बी थ्रू एन इंजेक्शन लगा के भी हो सकता है। ठीक है, डेड एंड वीकेंड, ऑलरेडी उनको मार दिया जाता है या फिर वीक कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका पिस्टल भी नीचे है। ठीक है, इसको बॉडी के अंदर डाल दो। WBC ने देखा, अरे ये पैथोजन है, ओके, इसका एंटीजन क्या है, इसका वेपन क्या है, छोटा पिस्टल है, ओके, ठीक है, तो मुझे एंटीबॉडी क्या चाहिए, मैं तलवार से लड़ सकता हूँ क्या पिस्टल वाले के साथ? नहीं लड़ सकते ना आप, आपके पास तलवार है, आपके दुश्मन के पास अगर पिस्टल है, ठीक है, तो आप नहीं लड़ सकते। आप जितने देर में तलवार लेके जाओगे उतने देर में वो शूट कर देगा आपको। ठीक है, तो तलवार इज क्रॉस। ठीक है, तलवार यूज नहीं हो सकता, तलवार हो गया क्रॉस। अच्छा, और इसके पास पिस्टल है, मेरे पास भी पिस्टल है, पिस्टल से लड़ सकता हूँ? पिस्टल से लड़ सकता हूँ, बट व्हाट इफ ऐसे 10 वायरस आ जाए और मैं अकेला ही हूँ, तो फिर क्या, फिर तो मैं पिस्टल से नहीं लड़ पाऊंगा, है ना। तो सेफ्टी के लिए पिस्टल को भी क्रॉस कर देते हैं। इसके पास पिस्टल है तो मेरे पास उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मतलब गन रहना चाहिए। ठीक है,
अब मान लो आपसे कोई पिस्टल लेके फाइट करने आ रहा है, क्या आप उसको मारने के लिए फाइटर प्लेन निकालोगे? नहीं ना, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। एक पिस्टल लेके मारना है, उसको मारने के लिए आप फाइटर प्लेन उड़ा दीजिएगा, ठीक है। पिस्टल वाले को आप पिस्टल से मुकाबला कर सकते हो, लेकिन फॉर सेफ्टी आप गन से मुकाबला करो, गन और ज्यादा पावरफुल, ठीक है। तो टैंक और फाइटर प्लेन भी कट गया, बचा क्या? गन से पिस्टल वाले के साथ WBC लड़ेगा। ये जो चीज है ये WBC के दिमाग में स्टोर हो गया, ठीक है। मेमोरी, उनका एक मेमोरी होता है, उनका ब्रेन तो नहीं होता है बट एक मेमोरी होता है, मेमोरी में स्टोर हो गया। अच्छा, ये वायरस आने से, ये पर्टिकुलर वायरस आने से मुझे गन निकालना होगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी डेड था, वीकेंड था, तो इसने बॉडी को कुछ हार्म नहीं किया, ठीक है। अगर ये एक्चुअल वायरस होता तो तब तो फिर बॉडी को हार्म कर देता ना, तो इसलिए इसको डेड एंड वीकेंड, देखो इसके आंखें भी बंद है, डेड और वीकेंड, वीकेंड मतलब कमजोर कर दिया गया, वैसा एक वायरस वैसे फॉर्म में बॉडी के अंदर दे दिया जाता है। WBC देख लेता, अच्छा इसके पास ये वेपन है, गन है, तो ठीक है, मैं अगर ये वायरस कभी आया तो मैं बंदूक से लड़ूंगा, ठीक है। अब देखो ये, अब नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट टाइम वही वायरस, लिविंग वायरस आया, वीकेंड या डेड नहीं, लिविंग है ये वायरस, ठीक है। और ये लेके क्या आया? ये पिस्टल लेके आ गया, ठीक है, पिस्टल लेके आ गया। अब WBC को तो याद है, WBC को क्या याद है? इसके लिए तो मैंने गन सिलेक्ट करके रखा था, बाकी किसी से काम नहीं चलेगा। तो WBC क्या करता है? सीधा, इसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये पहले क्या किया, पहले से WBC को पता था ये क्या वेपन लाया है, ठीक है, इसका एंटीजन क्या है। तो WBC ने अपना एंटीबॉडी चूज करके रखा था, उसके मेमोरी में था, ठीक है। तो WBC ने क्या किया, सीधा अपना गन निकाला और ठीक है, ये खत्म कर दिया WBC ने वायरस, ठीक है। WBC को टाइम नहीं लगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही अगर वायरस गन लेके आया, WBC को सोचते सोचते टाइम लग जाता, अरे क्या निकालूं, कौन सा वेपन निकालूं, ठीक है। लेकिन WBC क्योंकि पहले से वैक्सीनेशन के थ्रू वो वायरस बॉडी में डाल दिया गया था, तो WBC को पता था, ठीक है। अब जैसे आपको वैक्सीनेशन दिया गया पोलियो का, ठीक है, अगर आपको बचपन में पोलियो का वैक्सीन नहीं देते तो पोलियो वायरस आता, तो आपके WBC को पता नहीं रहता कि कौन से वेपन से पोलियो वायरस को मारूं, ठीक है। बट बचपन में आपको पोलियो वैक्सीन दे दिया गया था, मतलब डेड एंड वीकेंड फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस आपकी बॉडी में छोड़ दिया था, तो आपके बॉडी के WBC ने देख लिया था, अच्छा पोलियो वायरस के पास ये वेपन होता है, तो उसने अपना भी वेपन रेडी करके रखा था। उसके बाद आप बड़े हुए आप स्कूल में गए, क्लास 1, 2, 3, 4 और बड़े हो गए, मान लो क्लास 5, 6 में आपको अगर पोलियो वायरस ने कभी अटैक किया भी होगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके WBC को पता है पोलियो वायरस आएगा तो मैं गन निकालूंगा, क्योंकि उसके पास पिस्टल है, सीधा गन निकालेगा वो और टिश्क्याओ, पोलियो वायरस उधर ही खत्म, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चला कि आपकी बॉडी में पोलियो वायरस का अटैक हुआ, आपके WBC ने आपको इस तरह से बचा लिया। अगर WBC को पता नहीं होता कि कौन सा वेपन निकालना है, तो क्या होता, जब पोलियो वायरस आपको क्लास 5, 6 में जब अटैक किया, तब WBC कंफ्यूज रहता, अरे ये क्या करूं, और पोलियो वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता, आपको हो सकता था डिजीज हो जाता, ठीक है। लेकिन WBC ने आपको बचा लिया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन बोलते हैं, OPV, ठीक है। आया समझ में? अब वापस से ये देखते हैं। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, आपका बॉडी हेल्दी रहता है, उसी में डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया जाता है, सो दैट द व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब व्हाइट ब्लड सेल का जो वेपन होता है, ठीक है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द पैथोजन या पैथोजन का वेपन एंटीजन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। द WBCs then store the memory of these antibodies, जो वेपन यूज किया उसका मेमोरी को
स्टोर कर लेता है, सो दैट इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक आवर बॉडी इन फ्यूचर में फिर से कभी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, द WBCs अगेन प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज क्विकली, बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि WBC को याद रहता है अरे मैंने पोलियो वायरस को किससे भगाया था, गन से भगाया था, चलो गन निकालो, ठीक है, क्विकली निकालते हैं एंड फाइट द डिजीज, दस गिविंग अस इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीनेशन समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? DPT वैक्सीन, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, इसको अच्छे से चाहो तो लिख लो, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये ओलंपियाड में भी पूछा जाता है एंड मैं भी पूछता हूँ अक्सर, DPT का फुल फॉर्म। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये हेपेटाइटिस वायरस से बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो वायरस से बचाता है। BCG, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, और भी काफी कुछ काम होता है। ठीक है, तो ये फोर डिफरेंट नेम्स ऑफ वैक्सीन है, ये याद रखना चाहिए एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन में। DPT, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जॉन्डिस को भी बोलते हैं, लिवर में होता है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको OPV भी बोलते हैं, O, P और V, एंड BCG फॉर TB, BCG वैक्सीन फॉर TB, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, याद रहेगा, इम्यूनिटी का वर्किंग याद रहेगा, एंटीजन एंटीबॉडी किस किस को बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन का एंटीजन और बॉडी के अंदर जो बनता है वो एंटीबॉडी। ठीक है, वेपन सिलेक्ट करता है, ये सारे क्या है? एंटीबॉडीज है, इसमें से सिलेक्ट कर लेता है, इसका एंटीजन देख के ये अपना एंटीबॉडी सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद जब एक्चुअल में वायरस का भी फ्यूचर में आता है तो इसको याद रहता है अरे इस एंटीजन के लिए मैंने गन वाला एंटीबॉडी चुना था, तो फटाक से ये गन निकालता है और क्या, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतने देर हमने क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक पढ़ा, वैक्सीनेशन पढ़ा, उसके बाद ईस्ट का फंक्शन पढ़ा, लैक्टोबैसिलस पढ़ा, ये सब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर डायरेक्टली मलेरिया कॉज नहीं करता है, मच्छर इज द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मतलब द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, या फिर नॉर्मली भी ऐसे कैरी कर सकता है। ठीक है, तो पैथोजन क्या हो गया? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह उड़ के तो नहीं पहुंच सकता, ठीक है, उसको कुछ एक कैरियर चाहिए, उसको एक गाड़ी चाहिए जिसमें वो मूव कर सके, तो वो गाड़ी का काम कौन करता है? वेक्टर करता है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी पैथोजेंस को कैरी करता है। मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को अपने बॉडी के अंदर लेके कैरी करता है, और वो मच्छर जब आपको आके काट देता है तो वो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ एक तरह का होता है, वो आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है और फिर आपको मलेरिया हो सकता है। ठीक है, वेक्टर्स और पैथोजन डिफरेंस समझ में आया? पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वेक्टर्स जो है वो कैरियर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरीज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का जो पैथोजन है उसको हमेशा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही कैरी करते, फीमेल नॉट मेल। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये वाला जो देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल मच्छर जैसे दिखता है। ठीक, और फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है कैरीज डेंगू वायरस, डेंगी वायरस। डेंगी वायरस जो रहता है, डेंगी इज अ वायरल डिजीज, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, डेंगी वायरस। ठीक है, डेंगी वायरस जो रहता है उसको फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरी करता है। देखो ऐसे दिखता है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? इसके पैर में, बॉडी में देखो व्हाइट स्ट्राइप्स है, और इसमें वैसे स्ट्राइप कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको यूजुअली पेड़ पौधों में दिन के टाइम में दिखता है, पेड़ पौधे जंगल में। ठीक है, गार्डन वार्डन में कहीं जाओगे, कहीं पार्क में जाओगे तो आपको ऐसे मच्छर दिख सकते हैं, ऐसे मच्छरों से बच के रहना। ठीक है, ये फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है और डेंगू वायरस कैरी करते हैं। और ये तो नॉर्मल मच्छर होते हैं अपने, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं। तो पैथोजन क्या हो गया? प्लाज्मोडियम या फिर डेंगू वायरस। ठीक है, और वेक्टर क्या हो गया? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो या फिर फीमेल एडीज मॉस्किटो।
ठीक है। ऐसे डिफरेंट और भी बहुत सारे डिजीज है जिनका एक पैथोजन रहता है और एक वेक्टर रहता है। वेक्टर कैरी करता है पैथोजन को इधर उधर, ठीक है, हेल्दी से सिक से हेल्दी तक ले जाता है वो पर्टिकुलर पैथोजन को, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन फैल सकता है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। 4 मेथड से देखो, एयर, हवा, पानी, खाना और फिजिकल कांटेक्ट मतलब छू के, बाय टच, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोरोना। कोरोना क्या हो रहा है, एयर से ही फैल रहा है ना, इसलिए तो सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं आजकल, ठीक है। क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन वो छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस निकल जाता है और वो एक हेल्दी पर्सन के नोज या माउथ के थ्रू उसके लंग्स में घुस जाता है। तो कोरोना इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, ये चारों में से कुछ भी यूज करके डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है। जो ऐसे डिजीज फैल सकते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। हर डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर छूने से नहीं फैलता। आपके अगर पहचान में कोई कैंसर वाले हैं, वो अगर आपको प्यार से छू देते हैं तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। बट कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज होता है। आपके क्लास में बाजू वाला स्टूडेंट अगर कंटिन्यूस छींक रहा है, छी 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 छी, नाक बह रहा है उसका, ठीक है, और आप उसी के बाजू में बैठे हुए तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। क्योंकि वो जो वायरस निकल रहा है, राइनो वायरस बोलते हैं, वो वायरस आपके नोज में घुसेगा और आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है। कोलेरा, टीबी, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज था, ठीक है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? कीप फूड कवर्ड एंड डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमेशा खाने को ढक के रखो, खुला मत रखो। या फिर जाते भी हो, जैसे कहीं पे कोई फेयर में गए या फिर कहीं कोई स्टॉल में गए, ठीक है, कोई कम्युनिटी स्टॉल लगा है, कम्युनिटी फेयर लगा है, साइंस फेयर लगा है, स्कूल फेयर लगा है कोई, ठीक है, उधर गए, वहां पे ओपन में रखा हुआ है, ठीक है, गुपचुप का, या फिर ये, हाँ, जैसे गुपचुप खाने जाते हो, ठीक है, पापा चलो ना गुपचुप खाने चलो ना, चले तो जाते हो। वहाँ पे क्या होता है फिर, वहाँ पे उन लोग का जो गुपचुप में जो आलू डालते हैं वो ओपन में पड़ा रहता है, ओपन रहता है ना, वो बहुत कम लोग रहते हैं जो कवर करके रखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं और वो बना के दे रहा है, ठीक है, लोगों को, तो वो ओपन रहता है। अब आसपास एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आके आलू में गिर रहा है, ठीक है, और वही आलू आपके गुपचुप में डाल के गंदा ही हाथ है उसका, ठीक है, एक बार ऐसे पसीना पोंछ रहा है, एक बार नाक साफ कर रहा है और उसी हाथ से गुपचुप में आलू डाल के इमली पानी में डूबे के आपको देता है, आपको मस्त टेस्ट लगता है। वो टेस्ट किस चीज का रहता है? वो टेस्ट पसीने का रहता है। सो गुपचुप जितना हो सके हाइजीनिक कंडीशन में खाओ, बेस्ट है घर में ले आके खाओ, घर में बना के खाओ, ठीक है। बाहर गुपचुप खाना, चाट खाना, दीज आर वेरी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि उन लोग खास कुछ ध्यान नहीं रखते हाइजीन का, ठीक है। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, साफ पानी पियो एंड क्लीन पानी पियो, उल्टा सीधा ऐसे ही नल से पानी लेके मत पी लो। यूएस यूरोप में अलग स्टैंडर्ड्स है। यूएस और यूरोप में लोग बाथरूम के नल से ही पानी पी लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन का स्टैंडर्ड इतना हाई है। वहाँ पे टैप वाटर जो रहता है दैट इज ड्रिंकेबल, आप पी सकते हो। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में बहुत घटिया क्वालिटी का पानी आता है टैप में, इसलिए इंडिया में कभी भी टैप वाटर ट्राई मत करना। और यूएस में जाके अगर किसी को देखो टैप वाटर पी रहा है वो, तो इट्स ओके। वहाँ पे बहुत लोग टैप वाटर डायरेक्ट पीते हैं क्योंकि टैप वाटर उतना प्यूरिफाइड रहता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। टाइम पे वैक्सीनेशन लो। अगर मान लो जैसे पोलियो तो लाइफ लॉन्ग होता है, हेपेटाइटिस का भी लाइफ लॉन्ग होता है, प्रोवाइडेड हेपेटाइटिस के 3 सीरीज में वैक्सीनेशन आते हैं, पहला एक, फिर बूस्टर डोज, फिर बूस्टर डोज। बूस्टर डोज आपकी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर देता है, वो विद इन सम टाइम लेना रहता है, ठीक है। तो वो बूस्टर डोज भी अगर ले रहे हो हेपेटाइटिस वैक्सीन का तो पूरा कोर्स कंप्लीट करो तीनों वैक्सीन का। ऐसे नहीं कि एक वैक्सीन ले लिया बस एक तो ले लिया और नहीं चाहिए, दर्द होता है, ऐसे नहीं चलेगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं। हेपेटाइटिस वायरस आके आराम से आपको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो टेक वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम पे ही लो।
ऐसे नहीं कि बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन कराना भूल गया अचानक, जब बच्चा 15 ईयर्स का हो गया याद है, अरे पोलियो वैक्सीन बच्चा था इसका, इसको पिला दो, इसको पोलियो वैक्सीन दिला दो। ठीक है, नहीं, पोलियो वैक्सीन तब तक पोलियो वायरस अपना काम कर गया होगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेशन लो। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू गेट सेट। मॉस्किटोज बहुत गंदे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रात को कभी भी सो, सीधा एसी ऑन कर दिया और एक ऑल आउट लगा के सो गए, ऐसे कभी मत करो। ठीक है, गर्मी लगता है लेकिन मॉस्किटो नेट यूज करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑल आउट वगैरह में जो होता है, जो वेपर निकलता है, उससे मच्छर रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मच्छरों को फर्क नहीं पड़ता ऑल आउट से क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है। आपको फर्क पड़ता है ऑल आउट से क्या धुआं निकल रहा है? नहीं पड़ता। वैसे मच्छरों को भी आजकल नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में पड़ा था, लेकिन अब इतने लोग यूज करने लगे ऑल आउट, तो मच्छरों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता ऑल आउट से। ठीक है, गुड नाइट या ऑल आउट जला के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मच्छर भी आराम से आके, रात को आप सोते रहोगे एसी चला के, और मच्छर भी आराम से एसी में आके आपका खून चूस जाएगा एंड प्लाज्मोडियम रिटर्न गिफ्ट देके चला जाएगा। प्लाज्मोडियम इज मलेरिया का पैथोजन। ठीक है, इसलिए मॉस्किटो नेट्स यूज करो, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज करो। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम क्या होता है? क्रीम जैसा होता है, आप लगा लो, आपके स्किन में वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है और स्ट्रॉन्ग स्मेल आते रहता है उसमें। ठीक है, एंड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अवॉइड करो। घर के आसपास, खासकर मॉनसून में कहीं पे पानी जम रहा है, टायर के अंदर या किसी डब्बे में, किसी छोटे से पॉट में अगर पानी जम रहा है, तो प्लीज इन सबको उल्टा करके रख दो ताकि पानी जमा ना हो, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में ही मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है। कभी फ्लोइंग वाटर में मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होता, देखना, कभी रिवर में कभी मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होता। मॉस्किटो ब्रीडिंग कहाँ होता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, फ्लो नहीं करता। ठीक है, एंड कवर माउथ एंड नोज विथ हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग। खांसते वक्त, छींकते वक्त हमेशा हाथ से या फिर हैंकरचीफ, और बेटर है हैंकरचीफ से नाक और मुंह कवर करके छींको या खांसो। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे बाजू वाले पे कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। उसमें क्या कर रहा है आप, जो कर रहा है, आपके अंदर का वायरस सारा बाजू वाले में जा रहा है। वैसे ही बाजू वाला अगर आप पे करेगा कैसे लेगा, है ना? ठीक है, आप मान लो हेल्दी हो, बाजू वाला इन्फेक्टेड है और उसने छू कर दिया आपके ऊपर, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो इसलिए कवर माउथ एंड नोज विथ हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग। ऐसे करके। हाथ से क्या प्रॉब्लम रहता है? कोरोना वायरस में बोल रहा है हाथ से नहीं, हैंकरचीफ से कवर करने। क्यों? क्योंकि मान लो आप मान लो आपके अंदर कोरोना वायरस है, ठीक है, आपको छींक आई, आपने हाथ से ऐसे करके छींक दिया, ठीक है, उसके बाद आप हाथ धोए नहीं, 5 मिनट बाद आपका दोस्त है और क्या हालचाल, बस बढ़िया यार, ये हाय कैसा है तू, बहुत दिन बाद मिल रहा, हाथ मिला लिया आपसे, ठीक है, हाथ मिला लिए, तो क्या हुआ, आपने छींका था, वायरस पूरा आपके हाथ में आ गया था, ठीक है, आप उसी हाथ से हाथ मिला लिए अपने दोस्त के साथ, तो क्या हुआ, वायरस उसके हाथ में चला गया। अब वो कहीं जाएगा या फिर ऐसे नाक छुएगा, मुंह छुएगा, कुछ छुएगा, ठीक है, कुछ खाएगा, तो वो वायरस खाने के थ्रू या एयर के थ्रू या जो नाक छुएगा, जो भी स्किन विन छू रहा है, जहाँ पे भी छू रहा है, उसके थ्रू वायरस उसके सिस्टम में चले जाता, ठीक है, इसलिए हाथ से अवॉइड करो। हैंकरचीफ में क्या फायदा रहता है, हैंकरचीफ आप निकाले, ये हैंकरचीफ को फोल्ड करके आप पॉकेट में रख दिए, आपका हाथ अभी भी साफ है, क्योंकि वायरस सारा का सारा हैंकरचीफ में, ठीक है। अब आपका दोस्त आके आपका हैंकरचीफ तो यूज नहीं करेगा ना, ठीक है, आप दोस्त से आराम से हाथ मिला सकते हो, ठीक है, लेकिन हाथ नहीं छीके उसी हाथ से हाथ मिला लिए तो आप पूरा वायरस जो है उसमें ट्रांसफर कर दे रहे हो, जो कि बहुत गलत है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। आप खाने को बहुत दिन ये बहुत टाइम तक ओपन में रख दोगे, बिना कवर किए, बिना फ्रिज में डाले, ऐसे ही रख दोगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो करने लगता है और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देता है, ठीक है, एंड कंज्यूमिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज इलनेस और डेथ। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब पॉइजनस सब्सटेंस रहता है, उसको अगर आप वो खाने को फिर से मान लो दोपहर को खाना बना, आपने फ्रिज में भी नहीं रखा, उसको कवर करके भी नहीं रखा, ऐसे ही पड़ा है खुला, ठीक है, आप खाए और सो गए,
ठीक है, वो खुला ही पड़ा है। फिर रात को उठ के फिर आपको भूख लगी, आप वही खाना खा लिए। तो दोपहर से रात के टाइम में आपको दिखा नहीं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें गया, खाने में ग्रो कर गया और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर दिया। रात को आप जैसे ही वो खाना खाए वो आपको बीमार कर देगा, और कई बार फूड पॉइजनिंग इतना ज्यादा हो सकता है कि डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए खाना अगर हो गया खाना, उसको कवर करके रख दो, फ्रिज में रख दो, उसके बाद रात को फिर से निकाल के गर्म करके खा लो। ठीक है, लेकिन हमेशा ढक के और फ्रिज में रखो। ठीक है, ओपन मत रखो। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके फूड पॉइजनिंग के? वॉमिटिंग होता है बार बार। ठीक है, डायरिया होता है। डायरिया मतलब लूज मोशन। ठीक है, दिन में 20 बार 25 बार आप बाथरूम जाते ही रहोगे और हर बार, ठीक है, डायरिया होता है, लूज मोशन। ठीक है, हेडेक होता है, सर में दर्द, एंड फीवर। फीवर भी आता है इससे। वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फीवर, ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। ठीक है, सिम्टम्स है। हाउ डू वी अवॉइड इट? नॉट ईटिंग स्टेल फूड, गिविंग आउट फाउल स्मेल एंड ओडर। खाना खाने से पहले उसको सूंघ के देखो, बदबू तो नहीं आ रही। ठीक है, ऐसे नहीं कि चिकन है यार बदबू आ रही है पर फिर भी खा लिए, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बदबू आ रही है मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है और उसे इमीडिएटली फेंक दो। ठीक है, और नॉट ईटिंग अनहाइजीनिक फूड। फूड पॉइजनिंग अनहाइजीनिक फूड खाने से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने गुपचुप का एग्जांपल दिया आपको। गुपचुप आप जाके खाते हो, जो स्ट्रीट में साइड में स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह रहते हैं उनके पास जाके, तो उन लोग ज्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, और उसी के पास जा आपको तो टेस्टी लगता है, वाओ कितना अच्छा टेस्टी है गुपचुप। उसी गुपचुप के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि गुपचुप वाले भैया ने उसको कवर ही नहीं किया। वो 3 घंटे से खुला का खुला ही पड़ा है, और रोड में जितना भी गाड़ी वगैरह जा रहा है, डस्ट उड़ रहा है रोड में। बफेलो पॉटी कर रहा है, उसके ऊपर से गाड़ी जा रहा है तो पॉटी डस्ट बन के उड़ रहा है ऊपर हवा में, और वही पॉटी का डस्ट आके गुपचुप के ऊपर गिर रहा है, और वो आप खा के बोल रहे हो वाओ कितना टेस्टी है, और अगले दिन फिर आप भी फूड पॉइजनिंग करके बैठे रहोगे। इसलिए गुपचुप खाना है तो हाइजीनिक जगह में जाओ, जहाँ पे दे यूज बेसिक हाइजीन। फॉर एग्जाम्पल हेयर कवर होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स वगैरह होना चाहिए। ठीक है, एंड कवर्ड जगह होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी गुपचुप खाने मत जाओ। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व कैसे करना है? ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के कितने तरीके होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, स्कूल में भी अक्सर आता है। ठीक है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स, किसमिस क्या होता है? किसमिस खाए हो ना, रेजिन्स। ठीक है, वो क्या होता है? बेसिकली अंगूर को ड्राई कर दिया जाता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी अंदर का जो है, पानी को निकाल देना। डिहाइड्रेशन हो गया, गर्मी में बोलते हैं ना, मतलब क्या अंदर का जो पानी है, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है वो निकल जाता है ड्यू टू हीट, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो फलों में भी आप अगर डिहाइड्रेट कर दोगे तो उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल गया मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट, अंगूर ऐसे रख दो वो सड़ जाएगा, अंगूर को धूप में सुखा दो आप, वो किसमिस बन जाएगा। किसमिस को कितना भी दिन रखो आप, किसमिस सड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर का जो पानी है वो पूरा एवापोरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये मैं भी पूछता हूँ, स्कूल्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, जैम्स जेलीज वगैरह में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देता है और बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं होता है। तो इसलिए काफी सॉस वगैरह, जैम्स वगैरह में काफी में ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। देखना किसी भी सॉस या जैम की उसमें कंटेनर में देखना एडेड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो उसमें मोस्टली ये रहता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मीट और फिश को पहले के टाइम में जब फ्रिज वगैरह नहीं था तो सॉल्ट से भर के रख देते थे। ठीक है, सॉल्ट से पूरा मीट और फिश जो भी है उसको सॉल्ट से अच्छे से पूरा कवर करके रखने से क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सॉल्ट यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ठीक है, या फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जेली में क्या होता है, शुगर, इतना ज्यादा शुगर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा एक बैलेंस सा जगह खोजते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा शुगर या बिल्कुल कम पानी ऐसे करके रख दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लाइफ यूजुअली नीड्स अ बैलेंस। ठीक है, टू एग्जिस्ट।
कहीं पे भी अर्थ में लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ हमेशा बैलेंस खोजता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लाइफ, फॉर्म ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो भी हमेशा बैलेंस खोजते हैं। आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट में रख दोगे, बहुत ज़्यादा शुगर में रख दोगे, या फिर ऑयल एंड विनेगर में अगर डुबो के रख दोगे, फॉर एग्जांपल अचार हमेशा देखना ऑयल का लेयर रहता है ऊपर। क्यों रखते हो? क्योंकि ऑयल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, बॉयल करो एक तो मिल्क, देखना मिल्क कभी भी घर में जब दूध आता है मम्मी पहले बॉयल करती है उसको, फिर ठंडा करती है थोड़ा, उसके बाद फ्रिज में डाल देती है। क्यों? दैट इज अ वे ऑफ प्रिजर्वेशन। डेली बेसिस में आपको देखेगा ये, ठीक है। घर में बॉयल करो, बॉयल करने से जो हीट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं वो सारे मर जाते हैं। फिर उसको ठंडा करके रेफ्रिजरेशन कर दो, तो फिर जो हीट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरे वो ठंड से मर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क मैं बताऊंगा आगे, अभी इसको छोड़ दो। रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज बहुत ही हार्मफुल होता है सेल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। आपको भी अगर बहुत देर एक्सरे के सामने रख दिया जाए, आपको कैंसर हो सकता है एक्सरे से, ठीक है। इसलिए एक्सरे से बहुत, अगर कभी एक्सरे कराना भी है हम लोग को, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्सरे कराना है, तो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए वो रेडिएशन दिया जाता है। ऐसे नहीं कि 5 घंटे आपको एक्सरे ऑन करके बैठा दिए, ठीक है। तो एक्सरे बहुत खतरनाक चीज होता है, रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन ऑफ एक्सरे से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मर सकते हैं। तो मीट फिश को प्रिजर्व करने का एक तरीका है रेडिएशन ऑफ एक्सरेज। हमारे कंट्री में यूजुअली यूज नहीं होता है ये, बट ये बाहर यूरोप यूएस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। वैक्यूम ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल मिल्क पाउडर फ्रॉम मिल्क पाउडर खाए वो मजा आता है खाने में, मीठा मीठा, ठीक है। तो मिल्क पाउडर कैसे बनाते हैं? मिल्क पाउडर इज बेसिकली मेड फ्रॉम मिल्क, बट वैक्यूम में ड्राई कर देते हैं, मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और वैक्यूम कर देते जगह को। तो फिर कम टेम्परेचर में सारा का सारा जो वाटर कंटेंट, लिक्विड कंटेंट है वो एवापोरेट हो जाता है और बचता बस सॉलिड है, ठीक है। तो वो मिल्क में से अगर लिक्विड कंटेंट हटा दिए तो मिल्क पाउडर बचेगा, उसको डब्बे में भर के आप भेज दो। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग ही नहीं सकता मिल्क पाउडर में, ठीक है, क्योंकि लिक्विड तो है नहीं उसमें, वाटर कंटेंट तो है ही नहीं। और जब भी आपको चाय बनाना है, दूध बनाना है, मिल्क पाउडर से लो 2 चम्मच, पानी घोलो, बन गया वापस मिल्क, ठीक है। तो उसको वैक्यूम ड्राइंग बोलते हैं। वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब एकदम जहाँ पे हवा पूरा खाली कर देते हैं, हवा नहीं होता वहाँ, ठीक है, वैक्यूम, और उसमें ड्राइंग कर देते, ड्राई कर देते बिल्कुल, ताकि वाटर कंटेंट ना रहे। और प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग इन एयर टाइट पैकेट, फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट वगैरह देखो एयर टाइट रहता है, बाहर का हवा अंदर नहीं जा सकता, अंदर का हवा बाहर नहीं जा सकता, अनटिल अनलेस आप उसको फाड़ दो, ठीक है। तो एयर टाइट पैकेट्स, एयर टाइट क्यों? एयर टाइट क्योंकि अंदर जो हवा रहेगा उसमें थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, बट जैसे जैसे वो रेस्पिरेशन करेंगे वो मर जाएंगे अंदर ही, ठीक है। बट ताकि बाहर से फ्रेश माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा सके, इसलिए हवा को रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। एयर टाइट होना चाहिए, जो भी कंटेनर है एयर टाइट, मतलब बाहर का हवा अंदर नहीं जा सकता उसमें, इतना टाइटली सील्ड है वो कंटेनर, ठीक है। तो चिप्स वगैरह में भी वही करते हैं, देखना कितना टाइट रहता है चिप्स का पैकेट, उसको खोलो तो नहीं अंदर इतना सा चिप्स निकलता है, ठीक है। एयर टाइट, बाहर का हवा अंदर ना जाए। और चिप्स के पैकेट के अंदर क्या रहता है? अंदर नाइट्रोजन रहता है। क्यों रहता है? वो क्लास 10 में पढ़ोगे आप, रैंसिडिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अंदर नाइट्रोजन, बाहर हवा, ना नाइट्रोजन बाहर आ सकता है ना हवा अंदर जा सकता है। तो ऐसे करके हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स हो गए फिर? डिहाइड्रेशन, केमिकल्स, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल विनेगर। विनेगर आपको पता है ना क्या होता है, खट्टा खट्टा सा होता है, ठीक है, उसमें भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। ऑयल विनेगर, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन, रेडिएशन, वैक्यूम ड्राइंग और एयर टाइट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है, ठीक है। अब पास्चराइजेशन देखते क्या होता है। पास्चराइजेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क, यहाँ पे छूट गया था ना पास्चराइजेशन, मैंने बोला आपको ये पास्चराइजेशन रहने दो, मैं बाद में बता रहा हूँ। मिल्क को प्रिजर्व करते हैं पास्चराइजेशन में। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड। 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे, 99-98 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं मिल्क को फॉर 30 सेकेंड, जस्ट 30 सेकेंड के लिए। और उसके बाद कूलिंग इट क्विकली, बहुत जल्दी ठंडा कर देते हो उसको। नॉर्मल ऐसे मम्मी जैसे घर में कूल करती है कि बॉईल कर लिए, फिर रख दिए 1-2 घंटा, वो रखा रहा, फिर कूल हुआ, फिर फ्रिज में घुसाया, वैसे नहीं। यहाँ पे 30 सेकंड के लिए हीट, उसके बाद
1 मिनट के अंदर बिल्कुल चिल्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो वेरी लो टेम्परेचर टू किल ऑल द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी दूध में है वो सारे मर जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने बॉयल कर दिया 30 सेकंड, तो गर्मी से जो वायरस नहीं सर्वाइव कर पाते वो मर गए, और इमीडिएटली आपने चिल कर दिया तो ठंड से जो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाते वो भी मर गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस इन्वेंटेड बाय लुई पास्चर, ही वाज अ साइंटिस्ट। लुई पास्चर ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन है। दिस इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। अच्छे से याद रखना, ये ब्लू और येलो में हाईलाइट कर दिया मैंने, हाईलाइटेड वाला वर्ड हमेशा याद रखना। 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम 1999 में हीट किया जाता है फॉर 30 सेकेंड, फॉलोड बाय क्विक कूलिंग। क्विक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। रैपिड कूलिंग करते हैं, धीरे धीरे कूलिंग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी। यूट्रोफिकेशन भी हार्मफुल इफेक्ट ही है। ये सारे हार्मफुल इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर जो भी हमने पढ़ा। यूट्रोफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी। ओवर ग्रोथ मतलब जरूरत से ज्यादा ग्रो कर जाना। तो देखियो ना, तालाब नदियों में ऐसे एल्गी बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ शिवनाथ में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर जाता है। थोड़ा बहुत एल्गी इज गुड, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, बट पूरा पानी भर गया एल्गी से तो क्या होगा, और पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाएगा, क्योंकि रात को तो एल्गी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा ना, दिन में तो रिलीज करेगा बट रात को कंज्यूम करेगा, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता है वाटर से। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर में जो फिशेज है, जो इंसेक्ट्स है, छोटे छोटे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं है पानी में, तो वो क्या होते हैं, वो सब मर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे यमुना रिवर में हुआ। मैं कह रहा था आपको, दिल्ली में यमुना बहुत पोल्यूटेड है, यूट्रोफिकेशन बहुत हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन 0 है वहाँ पे, इसलिए फिशेज नहीं रह पाती उस पानी में। आप जिंदा फिश ले जाके छोड़ो फिर भी वो भी मर जाएगा, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू वॉशिंग अवे ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा, एल्गल ब्लूम बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एल्गी होने लगा। एल्गल ब्लूम, ठीक है, बहुत ज्यादा क्यों होता है ये? देखो, जो फार्म्स रहते हैं, फार्म्स में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, फार्मर्स लोग, और बारिश हो गया तो फर्टिलाइजर बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, तो बारिश के पानी में घुल के फर्टिलाइजर पूरा नदी में आके गिर जाता है। अब फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर फार्म में क्यों यूज करते हैं? ताकि पेड़ अच्छे से बढ़े। एल्गी इज ऑल्सो पानी का पेड़, ठीक है। तो फर्टिलाइजर पानी में आ गया तो अब पानी में जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अंदर के फिशेस सारे मर जाएंगे। इट कंज्यूम्स ऑल द ऑक्सीजन of the water and makes it deficient in oxygen for fishes। अंदर फिशेस और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है कोई नहीं बच पाता फिर, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि खेतों से फर्टिलाइजर रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होके आके नदियों में आ जाता है, ठीक है, और उससे होता है एल्गल ब्लूम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्लांट डिजीजेस। प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के डिजीज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर किसमें होता है? साइट्रिक फ्रूट्स में होता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स में, साइट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे मौसम्बी, नींबू, ऑरेंज, दीज आर ऑल साइट्रस फ्रूट्स, ठीक है। विटामिन सी बहुत रिच रहता है, तो इनमें साइट्रस कैंकर होता है। इसका कौन पैथोजन है ये सब आपको टेबल में मिलेगा, ठीक है। अभी बस आप देखो, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज, ठीक है। देखो, ये व्हीट के पत्तों में ऐसे रस, जैसे रस तो स्टील में लगता है ना, पत्ते में तो नहीं लगना चाहिए, बट वहां पे भी ऐसे एक डिजीज सा लगता है जिससे कि लगता है जैसे पत्ते में रस्ट लग गया, जंग सा लग गया, ठीक है। इसको रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ये एक फंगल डिजीज है और व्हीट के क्रॉप में ये लगता है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस। देखो, टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसे दिखता है, देख रहे हो वायरस की कितना अजीब अजीब से शेप है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसे दिखता है और टोबैको के लीव में लगता है, ये देखो, देख रहे हो, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, ऐसे ऐसा डिजीज होता है, ठीक है। तो लीव्स जो रहते हैं, लीव क्या होता है? यूजुअली यूनिफॉर्म कलर का होता है ना, ग्रीन ग्रीन मतलब पूरा ग्रीन। यहाँ पे देखो, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे डार्क, ठीक है। तो ऐसे टोबैको मोज़ेक, ये स्पेशली टोबैको प्लांट्स में लगता है। तो टोबैको मोज़ेक, मोज़ेक क्या होता है? जैसे कई जगह देखो, कई पुराने बिल्डिंग्स में देखो कि मोज़ेक फ्लोर रहता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड में छोटे छोटे रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेबल्स जैसे रहता है और पूरा प्लेन किया हुआ रहता है, उसको मोज़ेक बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मोज़ेक क्या होता है। ये देखो, इसको बोलते हैं मोज़ेक। ऐसे वाले फ्लोर्स देखियो, ऐसे छोटे छोटे
ऐसे टाइप का है। पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं, आजकल तो ज़्यादातर लोग टाइल्स लगाते हैं, बट पुराने जो घर बनते थे उनमें मोज़ैक वगैरह यूज होता था, ठीक है। तो इनको मोज़ैक बोलते हैं, ठीक है। तो टोबैको लीफ में भी जब मोज़ैक जैसे ऐसे पैटर्न्स बनने लगते हैं, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क का, तो उसको टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और वो वायरल डिजीज है, वायरस के कारण। रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। इसके लिए मैं एक वीडियो इसी वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो मेरा बनाया हुआ वीडियो नहीं है, वो यूट्यूब में है, सम किड्स के वीडियोस है, एंड वो वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो वाला वीडियो, ये वीडियो भले टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है वीडियो में, एंड टाइम नोट डाउन करके रख लो, और उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल उस वीडियो से समझ लो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड में, ठीक है। मैं फिर भी एक जनरल बेसिक बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है, उसके बाद याद से वो वीडियोस देखेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है। वो दो प्रोसेस से नाइट्रेट बनता है। इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऊपर, नाइट्रेट नीचे, ठीक है। नाइट्रेट एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड पढ़े थे हम लोग, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया बना देता है, ठीक है। अमोनिया बना देता है। अमोनिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला गैस होता है। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में जो गंदा सा बदबू आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया, क्योंकि हमारे जो यूरिन में अमोनिया काफी रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। फिर अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। इसमें कौन रहता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस होता है इसका नाम। मैं आपको नाम वगैरह सारा दे दूंगा टेबल में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदल देता है, एंड फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदल देता है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कौन बदला? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ये दोनों सॉल्ट्स है, ठीक है। अब नाइट्रेट्स जो है ये सॉइल में आ गया सॉल्ट फॉर्म में। अब इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रूट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट को कौन खाता है? एनिमल, ठीक है। फूड देता है ना प्लांट एनिमल को। तो जो नाइट्रोजन है पहले प्लांट में गया थ्रू रूट्स, प्लांट को एनिमल ने खा लिया तो एनिमल में चला गया, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है एनिमल्स में और प्लांट्स में? क्योंकि नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट विच फॉर्म्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। सेल का हर चीज, हर मॉलिक्यूल प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन यूज होता है। तो रूट्स से प्लांट्स में गया, प्लांट से एज फूड एनिमल्स में चला गया। अब एनिमल भी मर गया, प्लांट भी मर गया, तो डेड एंड डिकेइंग होके वो नाइट्रोजन वापस अमोनिया बन जाता है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेड एंड डिकेइंग। यहाँ पे एनिमल या तो डेड हो गया, प्लांट भी डेड हो गया, या तो फिर एनिमल ने जो एक्सक्रीटा किया उससे भी होता है। एक्सक्रीटा गोबर, ठीक है। गोबर इज रिच इन नाइट्रोजन, और वो गोबर इसके बाद डिकम्पोज होके अमोनिया बन जाता है, ठीक है। अमोनिया बन गया। अब ये वापस उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया फिर से। इसलिए देखे हो ना, गोबर खाद देने से पेड़ इतना बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि गोबर खाद में अमोनिया ऑलरेडी बन चुका है। वो उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रहता है उसको डायरेक्ट नाइट्रेट बना के प्लांट को दे देता है। इसलिए काउडंग मैन्योर जो बोलते हैं, ठीक है, इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये एक आपस में साइकिल चलता रहता है। और इसके बाद जब कुछ बच जाता है नाइट्रोजन, उसको डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। ये कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग
बैक्टीरिया, ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अच्छा, एक और मेथड क्या है नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट मेथड। जब लाइटनिंग होता है, बिजली गिरती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहता है, बिजली गिरने से इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहता है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और डायरेक्ट नाइट्रेट्स बना देता है। तो लाइटनिंग से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहता है वो नाइट्रेट बन जाता है। इस प्रोसेस को, ये वाला जो प्रोसेस है जो राइजोबियम करता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का इजी तरीका क्या है, इजी तरीका नाइट्रोजन साइकिल बनाने का, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक N2 दो गोले लाओ, एक फुल और एक 3 पार्ट में तोड़ के, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइटनिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, अमोनिया। किसने बनाया ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। किसने किया ये, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस का नाम। और किसने किया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट, ठीक है। यहां तक आया समझ में, एक बड़ा गोला या फिर 3 छोटे छोटे गोले, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, प्लांट्स ने लिया, प्लांट से क्या हुआ, एनिमल ने खा लिया, उसके बाद प्लांट भी डेड हो गया, एनिमल भी डेड हो गया, तो डेड एंड बिकेम, ये वापस अमोनिया बन गया। उसके बाद ये जो नाइट्रेट जो एक्स्ट्रा बच गया वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो गया, कैसे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है और इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। एक बार वापस आप, इजी है, एक बार वापस आप इसको देखो और इस साइकिल को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं अक्सर देता हूँ ये क्वेश्चन, स्कूल में भी अक्सर आता है ये क्वेश्चन, और ये आप आगे जाके 9th में भी पढ़ोगे, ठीक है। सेम साइकिल अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये ब्लू वाले जितने लाइन है ये मैंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया है, और ये जो ग्रीन वाला लाइन है इसमें मैंने नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया। बीच में रेड वाला जो है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो वो वीडियो भी देख लो जो वीडियो मैं इसके साथ ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ऑमसम किड्स का है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल समझाया हुआ। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। हमने देखा लेग्यूमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल कैसे दिखा था, दिखाया था ना, याद है, दिस वन, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे अमोनिया को नाइट्रेट्स में बना दिया व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और उसके बाद लाइटनिंग कैन आल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। मतलब ये वाला लाइन, लाइटनिंग कैन आल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स, और nitrates are absorbed by plants for making protein and growing. Animals eat these plant proteins. Animals ये plant proteins को खाते हैं. Animal excreta and dead plant and animal matter contain ammonia which are released back into the soil. तो ये वाला
डेड एंड डीके प्लांट एंड एनिमल मैटर जो अमोनिया कंटेन करता है रिलीज बैक इनटू द सॉइल, उसको वापस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बना के वापस घुमा के प्लांट को दे देते हैं, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ द नाइट्रेट्स बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो बच जाता है नाइट्रेट्स उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं, ठीक है। 10 अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर, नहीं तो अगर सिर्फ यूज ही होता रहता तो नाइट्रोजन तो कम होता रहता है ना, और या तो फिर सिर्फ अगर जनरेट ही होता रहता है यहाँ से तो नाइट्रोजन तो ज़्यादा होता रहता है। बैलेंस कैसे, क्योंकि ये जितना आ रहा है उतना ही कन्वर्ट वापस हो भी जा रहा है, ठीक है। इजी है। अब इस साइकिल को अच्छे से कर लो एंड नेक्स्ट जो वीडियो है उसको भी देख लेना इस वीडियो के बाद। नाउ टाइम फॉर असाइनमेंट। वॉच नाइट्रोजन साइकिल वीडियो। पहला, लर्न ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम गिवन स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में मैंने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके यूजेस या हार्म, फ्रेंडली है या हार्मफुल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, वो सारा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमने समझ ही लिया इसमें, ठीक है। जो भी बायोलॉजिकल नाम पढ़ के आपको मुश्किल लगे, बायोलॉजी से डरो मत, बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। डरो मत, मुझे डाउट्स पूछो, हाउ टू प्रोनाउंस इट, सर ये कैसे क्या क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, उसको हाउ टू प्रोनाउंस इट या तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो एक्सोनोफोर्टिस एक है या प्लाज्मोडियम, आप प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम था, क्या था प्रोनाउंसिएशन सर कैसे बोल रहे थे, गूगल में सीधा सर्च करो प्लाज्मोडियम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग आपको मिल जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोनाउंसिएशन सीधा, और उसमें जो लिंक आएगा उसमें क्लिक करो, आपको सीधा प्रोनाउंसिएशन बता देगा, ठीक है। और इसके अलावा असाइनमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसको आप करो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। चलो बाय।